गुड इवनिंग सर। कल हम लोग एटॉमिक रेडियस माइक कौन है किसी का? कोई बात नहीं पीछे। हम लोग कल एटॉमिक रेडियस कर रहे थे, जिसमें एटॉमिक रेडियस में कोवैलेंट रेडियस एंड मेटालिक रेडियस कर चुके, राइट। आगे बढ़ा जा। खंड नंबर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट इज कोवैलेंट, second is radius, third is van der Waals radius, next है van der Waal radius। van der Waal एक साइंटिस्ट का नेम है। van der Waal किसका नेम है? एक साइंटिस्ट का नेम, राइट। तो कोवैलेंट बॉन्ड था, अगर 2 एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड, तो उस केस में कोवैलेंट रेडियस। मेटालिक बॉन्ड था, मेटालिक रेडियस। अगर van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी van der Waal बॉन्ड होगा तो हम क्या बोलेंगे? van der Waals रेडियस। यानी इस केस में एटम्स के बीच कौन फोर्स वर्क करेगा? van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक फोर्स मिलनी मॉलिक्यूल एंड अरे माइक ऑफ रखिए। सुनिए जाए, van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच मिलनी वर्क करता है। आगे हम पढ़ाएंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। One is dipole attraction, second is dipole induced dipole attraction, and third is instantaneous dipole induced dipole attraction। इसको लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। धन्यवाद। बात कोई नहीं, आगे हम बताएंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट dipole attraction, second dipole induced dipole attraction, third instantaneous dipole induced dipole attraction। इसको लंदन फोर्स, क्योंकि इस फोर्स को डिराइव किए थे एक साइंटिस्ट फ्रिट्ज लंदन, तो उसी के नेम पर लंदन फोर्स या इसको डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में आगे देखेंगे। अभी आपको जानना है कि मॉलिक्यूल के बीच कौन फोर्स वर्क करेगा? van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुछ दूर से ही मॉलिक्यूल रहेंगे, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। जैसे
हम HCl और HCl को ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl HCl। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ाएंगे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से मोर होता है। आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे जो 9th में पढ़े होंगे, जिनको हम पढ़ाए होंगे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से मोर होता है। इसका 3 होता है, इसका 2.1 होता है। एक कोड भी बताए थे, फोन करब सकीना पहासी, हा से फ्लोरीन, ओ से ऑक्सीजन, न से नाइट्रोजन, क से क्लोरीन। सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन। इन पीरियोडिक टेबल इन ऑल नोन एलिमेंट्स, जितने नोन एलिमेंट्स है सब में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? क्लोरीन। क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सेकंड स्थान ऑक्सीजन का, इसका फ्लोरीन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का 3। आगे हम पढ़ाएंगे। तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो हायर पर पार्शियल माइनस, लोअर पर पार्शियल प्लस हो जाएगा। एक कैसे आया है हम कराएंगे, यहाँ पार्शियल माइनस और यहाँ पार्शियल प्लस, यहाँ भी हायर पर पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। एक ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है और दोनों के बीच प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन अट्रैक्शन। चार्ज डेवलप है, इसको बोलते हैं कि पोल डेवलप है। और कितना पोल? एक और एक दो। जब दो पोल होगा तो क्या बोलेंगे? डाइपोल। डाई मीन्स टू, पोल मीन्स चार्ज। जिस मॉलिक्यूल में 2 पोल डेवलप हो जाए वो क्या है? डाइपोलर। और एक भी डाइपोल और यहाँ भी 2 पोल डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल के बीच अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। अट्रैक्शन को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल। आगे हम इसका डिटेल्स कराएंगे, बस अभी हिंट की, इसका आगे डिटेल कराना है। सर फोन के बाद क्या लिखे हैं? ये भी एक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल। ये हम ऐसे भी बोलते हैं, अगर 2 एटम की बात किया जाए, सेंटर में न्यूक्लियस, इसके भी सेंटर में न्यूक्लियस, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आपका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहा है, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन हो रहा है। यानी इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, तो दो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन हो रहा है और साथ ही साथ रिपल्शन भी होगा। दोनों के न्यूक्लियस के बीच, दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच। लेकिन नजदीक लाइएगा तो आपको कुछ दूर तक अट्रैक्शन होगा, लेकिन उससे नजदीक लाएंगे रिपल्शन अट्रैक्शन पर डोमिनेट कर जाएगा, यानी मॉलिक्यूल्स उसके नियर नहीं आ सकता। तो मान लिया जाए हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, क्या उसको हम बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ डाइपोल डाइपोल हो जाए, सर मैं म्यूट कर डाइपोल हो जाए या इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये पोलर मॉलिक्यूल के बीच वर्क करेगा, ये पोलर नॉन पोलर, ये दोनों ही नॉन पोलर, राइट। केमिकल बॉन्डिंग में इसका डिटेल स्टडी। अब ध्यान दीजिए,
तो वांडर वाल रेडियस उस केस में होगा जब मैलिक्यूल के बीच कौन करब लिखे हैं हिंदी में, कौन करब सकीना फहासी, क से क्लोरीन, ब से ब्रोमीन, र कुछ नहीं बस ऐसे डाल दिया गया, स से यहाँ सल्फर, क से ई से आपका कार्बन, यहां से ध्यान दिया जाए हम दो मैलिक्यूल को ले रहे हैं, आपका ए बी और ए बी है, लेकिन सेम एटम को हम एक तरफ रख रहे हैं। आप ही बोलिए जब इसको नजदीक लाइएगा तो पहले क्या है, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के बीच, और साथ ही साथ न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन। शुरू में क्या करेगा, अट्रैक्शन रिपल्सन पर डोमिनेट करेगा, लेकिन नजदीक लाइएगा और नजदीक लाइएगा, अट्रैक्शन तो है लेकिन एक ऐसा केस आएगा उससे नजदीक लाएंगे रिपल्सन ही डोमिनेट कर जाएगा, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जब तक अट्रैक्शन वर्क करे तभी तक बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो सबसे नजदीक लाए हैं आप, इससे नजदीक लाइएगा रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा, ऐसे नजदीक ला रहे हैं अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक डिस्टेंस के बाद रिपल्सन ही डोमिनेट कर जाएगा। तो वहीं तक लाइएगा जहां तक रिपल्सन मोर हो और अकर कर। अब बोला जाए इसके बीच क्या है, कौन अट्रैक्शन, वांडर वाल फोर्स अट्रैक्शन। दो मैलिक्यूल के बीच जब भी अट्रैक्शन की बात करें क्या बोलेगा, वांडर वाल फोर्स, वंडर वर्ल्ड। अब इसका न्यूक्लियस ये है, इसका ये, दोनों के बीच का डिस्टेंस और इसका हाफ कर दीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस और इसका हाफ कर दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, वंडर वाल रेडियस। क्या बोलेंगे, वंडर वर्ल्ड रेडियस। तो कैसे डिफाइन किया जाएगा, बोलिए। आपको यहां से डिफाइन कर सकते हैं, the 1/2 of the distance, इसका 1/2 डिस्टेंस का, इस डिस्टेंस का the 1/2 of the distance between nuclei of, बोला जाए, two similar atoms belonging to adjacent molecules in solid state is called van der Waal। किसमें लेना है, सॉलिड स्टेट में, गैस में होगा। आपको बॉन्ड ही बना हुआ है, जहां अट्रैक्शन होगा बॉन्ड है, जैसे बोलते हैं कि Na+Cl- दोनों कुछ डिस्टेंस पर ही है, प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन है, तो इस अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्या है, आयनिक बॉन्ड। उसी तरह से रिपल्सन भी तो बोल नहीं रहे हैं, इससे नजदीक लाइएगा तो रिपल्सन डोमिनेट करेगा, वहीं तक लाना है जहां तक अट्रैक्शन मोर रहे, रिपल्सन पर डोमिनेट करे,
वहीं तक बॉन्ड का फॉर्मेशन है, यानी वहीं तक लाए जब तक अट्रैक्शन वर्क करे, इससे नजदीक लाएंगे रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा। तो इस केस में जो दोनों मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन होगा वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस केस में the one half of the distance इसके बीच का between nuclei of two similar atoms belonging to adjacent molecule, दोनों मोलिक्यूल क्या होना चाहिए, एडजेसेंट, मतलब एक दूसरे के नजदीक सटा हुआ, अगल बगल वाले को एडजेसेंट बोलते हैं। ये नहीं कि एक मोलिक्यूल यहाँ और एक वहां, तो उसके बीच के न्यूक्लियस के डिस्टेंस नहीं लेंगे, जो एडजेसेंट मोलिक्यूल्स होंगे उसको। और सॉलिड स्टेट में इसलिए गैस में होगा तो वेरी फार अपार्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में भी होगा थोड़ा दूर ही रहेगा, इसीलिए सॉलिड स्टेट में डिफाइन किया जाता है कि मॉलिक्यूल्स क्या रहे, आपको नियर रहे। तो जब भी वांडर वाल को डिफाइन करते हैं सॉलिड स्टेट में डिफाइन करते हैं, इसका जो डिफिनेशन दिया जाता है इसमें लिखे हैं इन सॉलिड स्टेट इट्स कॉल्ड वांडर वाल्स रेडियस, यानी सॉलिड स्टेट में दो एडजेसेंट मोलिक्यूल के अभय माइक कौन है? जो टू सिमिलर एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस रहा वांडर वाल रेडियस। वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between two molecules is called van der Waals force of attraction। अब इसको कैटेगराइज करेंगे तो अलग अलग डिफाइन करेंगे, डाइपोल को अलग तरह से, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल को अलग तरह से, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल को अलग तरह से। लेकिन केवल van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात किया जाए, सिंपली force of attraction acting between two molecules, it's called van der Waals force of attraction, right? अब ध्यान दिया जाए, नोबल गैस की बात करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है, केवल हीलियम का ही ड्यूप्लेट है। जितने नोबल गैस सारे का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, राइट? आज जब ऑक्टेट कंप्लीट है अस्टेबल है, और मोलिक्यूल का नेचर भी अस्टेबल का होता है, यानी मोलिक्यूल भी अस्टेबल होते हैं। तो नोबल गैस को मोलिक्यूल की तरह ट्रीट किया जाता है, और हम बोलते हैं कैसा मोलिक्यूल है, वन एटम वाला, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन। नोबल गैसेज कंसीडर, इसको हम इस तरह कंसीडर करते हैं, मोनो एटॉमिक। नोबल गैस को मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल की तरह हम ट्रीट करते हैं। क्या मानते हैं? नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल्स, यानी एक एटम वाला। O2 होता तो डाई एटॉमिक मोलिक्यूल, O3 है तो ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल, P4 है तो टेट्रा एटॉमिक, S8 है तो ऑक्टा एटॉमिक। पॉली में ऑक्टा हो गया तो क्या हो जाएगा? यही पॉली है, ये डाई है। और नोबल गैस ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल, यानी वन मोलिक्यूल, वन एटम वाला मोलिक्यूल, तो क्या बोलिएगा? मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल। तो नोबल गैस मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल है, तो किस तरह का फोर्स वर्क करेगा?
वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो रेडियस कौन होगा? वांडरवाल रेडियस होगा। अरे नोबल गैस का रेडियस वांडरवाल रेडियस होता है। और देख रहे हैं कि अब कुछ दूर से ही बन गया था, ऐसे लिए थे, अब इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस रहा। तो तीनों को कंपेयर किया जाएगा एटॉमिक रेडियस में, तीनों को कोवेलेंट रेडियस ओवरलैपिंग करने से। मेटालिक रेडियस, आपको मेटल क्रिस्टल में क्या है, आपका दोनों टच कर रहा है और यहाँ पर थोड़ी दूरी पर है। तो सबसे बड़ा कौन होगा? वांडरवाल। उससे मेटालिक, मेटालिक। यानी सबसे छोटा रेडियस कोवेलेंट का होगा। ये तो हम लोग देख लीजिए। अगर मान लीजिए अगर क्लोरीन ही एटम हो, ऐसे नन मेटल है, तो नन मेटल एटम और नन मेटल एटम के बीच, नन मेटल एटम एंड नन मेटल एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। और जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो कौन रेडियस? कोवेलेंट रेडियस। लेकिन अगर Cl2 मॉलिक्यूल को ले लिया जाए, ऐसे हम ले ले Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, अब बोलिए आपका मॉलिक्यूल 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 के बीच वांडरवाल हो जाएगा। वांडरवाल। और यहाँ पर दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वांडरवाल। वंडरवाल। क्लोरीन का ये वांडरवाल रेडियस हो जाएगा। अगर ऐसे एटम जब कोवेलेंटली अटैच हो और यहाँ पर क्लोरीन का निकालिएगा, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कहा, इस केस में कोवेलेंट रेडियस। यानी क्लोरीन का ही एक केस लिए कोवेलेंट रेडियस और एक केस में वांडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस। तो क्लोरीन एटम का ही बोल दिया जाए, कोवेलेंट रेडियस का लेंथ मोर होगा कि वांडरवाल। तो क्या बोलिएगा? वांडरवाल रेडियस का लेंथ मोर होगा। यानी सेम नन मेटल एटम के केस में उसी क्लोरीन एटम का वांडरवाल रेडियस इज मोर देन कोवेलेंट रेडियस, राइट। आगे बढ़ा जाए। अगर O2 को भी लेंगे तो मान लीजिए यहाँ तो डबल बॉन्ड है, ऐसे हम डबल बॉन्ड के केस में हम डिफाइन नहीं करते। अगर हम ब्रोमीन ब्रोमीन को ले लें, जैसे अगर ब्रोमीन की बात किया जाए, 1-1 का शेयर करें कोवेलेंट बॉन्ड, इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस और हाफ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट। अब यहां से अब कंपेयर करना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बात नहीं, बात न लो करें। अरे बात क्यों हो रहा है? बात न करें। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे, रेडियस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इसको कंपेयर करना। और ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे तब क्या होगा, इसको देखना है। तो इसको कंपेयर करने के लिए एक आपको टर्म को डिफाइन करना होगा, एक टर्म को डिफाइन करना होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। पहले भी हम बता चुके हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट,
या इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यानी कैसा स्क्रीन क्रिएट करेगा, आपको बताए थे आपका इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कौन क्रिएट करेगा, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। किसके लिए स्क्रीन क्रिएट करेगा, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के लिए, आउटर की। तो मान लिया जाए अगर हम एटम को ले ले, सपोज कीजिए यूनी इलेक्ट्रॉन एटम, मान लिया जाए यूनी इलेक्ट्रॉन एटम, तो सेंटर में न्यूक्लियस और आउटर सेल में प्लस माइनस के बीच इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ जो न्यूक्लियस है अपने तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट। अगर इनर सेल इलेक्ट्रॉन नहीं हो, वनली क्या होगा, अट्रैक्शन वर्क करेगा, राइट। लेकिन मान लिया जाए हम वैसे एटम को ले ले जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, आज जब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हो जाएगा तो इनर सेल में आपको इलेक्ट्रॉन भी बोलेगा, यहां से न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर रहा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है क्या रिपल्सन क्रिएट नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल पर रिपल्सन क्रिएट करेगा। मान लीजिए कोई पर्सन उसको खींच रहे हैं, अगर दूसरा कोई यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहे आराम से उसको खींच लेंगे, लेकिन बीच में कोई प्रेजेंट हो जाए और फोर्स न लगाए तो जो मेरा अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज करेगा। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जो न्यूक्लियस के आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन है उसको डिक्रीज करा रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज करा रहा है। डिक्रीज। इनर इलेक्ट्रॉन के आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उसको डिक्रीज कराने के फेनोमेनन को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जितना ही इनर सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही मोर होता जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं न्यूक्लियस में जो चार्ज है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज, जो आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है यानी अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आज जो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज किसको रिप्रेजेंट, अट्रैक्शन फोर्स। जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है आउटर इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, यानी रिपल्सन का स्क्रीन क्रिएट कर रहा है। रिपल्सन का स्क्रीन क्रिएट करके अट्रैक्शन को डिक्रीज करा रहा है। तो क्या बोलिएगा, तो यहाँ पर जो रिपल्सन है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या, बोला जाए इफेक्ट ऑफ रिपल्सन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन, तो किस पर, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, टू डिक्रीज अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब यहां से अगर मान लीजिए न्यूक्लियर चार्ज में से जो अट्रैक्शन को दिखा रहा है और शील्डिंग इफेक्ट रिपल्सन,
तो अट्रैक्शन में से रिपल्सन को माइनस कीजिए, नेट अट्रैक्शन ही मोर रहेगा। तो अट्रैक्शन से जो मोर है इसमें से रिपल्सन को डिक्रीज कराइएगा तो क्या मिलेगा? नेट अट्रैक्शन। क्या मिलेगा? नेट अट्रैक्शन। इसको हम जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन को जेड से और रिपल्सन को स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा से। न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो रिपल्सन को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? नेट अट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको जेड इफेक्टिव या जेड स्टार से भी दिखाते हैं, ये हमको मिल जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दिया जाए तो जो सिग्मा का वैल्यू है कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना रिपल्सन क्रिएट हो रहा है। एक आपका एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ऐसा एक साइंटिस्ट है स्लेटर एज्यूम किए थे और बोले थे कि इसी रेंज में होगा और वो दे दिए और उसको लेकर ही हम कैलकुलेट करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट को बताने के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग कांस्टेंट के वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट सर बोलिए। सर जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो सर अट्रैक्शन करेगा, रिपल्सन करेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं? नहीं, आपको रिपल्सन करेगा तो लग रहा है ना कि अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन आपको देखते हैं कि हीटर से स्किन टोन यानी अट्रैक्शन को रोक रहा है। आपको लग रहा है इधर है तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो इनसाइड में होगा वही आपको जो अट्रैक्शन है उसको रोक पाएगा। आउटर वाले को हम कंसीडर नहीं करते। ओके सर। बस जो देखने में लग रहा है। क्लोरीन को ले लिया जाए, एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 और आपसे क्वेश्चन आपको दिया जाए इस p इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। किसके लिए? जो थर्ड सेल का p इलेक्ट्रॉन है इसके लिए किसका वैल्यू? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। p के लिए कैलकुलेट करना है सिंपल, आउटर से पहले वाला पेनल्टी में और ये आपका इनकी पेनल्टी में बोला जाए। आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वही ना रिपल्सन क्रिएट करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जिस पर रिपल्सन को देखना, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है जो रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं किसी वन इलेक्ट्रॉन पर करेंगे, तो जिस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन हो रहा है उसको पकड़ लीजिए, हटा दीजिए। अब बाकी जो बच जाएगा वो रिपल्सन क्रिएट करेगा। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, तो बाकी कितना बच गया? 6। कितना रिपल्सन क्रिएट करेगा? 6। तो 6 इंटू
आउटर सेल का ईच इलेक्ट्रॉन 0.35। प्लस बोलिए पेनल्टीमेट में कितना है 8 है और पेनल्टीमेट वाला 0.85 0.8 है ना 8 इंटू 0.85 प्लस बोलिए एंटी पेनल्टीमेट तो 2 इंटू ईच इलेक्ट्रॉन 1 क्रिएट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्रिएट करेगा। सबको ऐड कर दीजिएगा। यही क्लोरीन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा का वैल्यू राइट। अगर मान लीजिए आपसे पूछे जीन के लिए कैलकुलेट किया जाए समझिएगा यहां आउटर सेल को एन से डिनोट करते हैं। आउटर सेल को एन से जीन के लिए जीन के फोरेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या किया जाएगा बोलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मस्त है बिना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। बोला जाए एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आपका 4s2 38 ये तो एनर्जी वाइज सेल वाइज करेंगे तो पहले कौन आएगा पहले 3d उसके बाद इसके लिए कैलकुलेट करना है आउटर से थर्ड सेल आउटर से पहले वाला पेनल्टी है। ए भी थर्ड सेल ए भी थर्ड है बस थर्ड सेल का ए सबसेल थर्ड सेल का बी सबसेल और थर्ड सेल का डी सबसेल इसको बोलिए ए माइनस एंटी पेनल्टी में और उससे और पहले वाला ए माइनस बोला इसके लिए कैलकुलेट करना है फोरेस के लिए। अगर फोरेस के लिए कैलकुलेट करना है तो सिग्मा का वैल्यू फोरेस में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बोलिए तो बाकी जो बच जाएगा क्रिएट करेगा कितना बच गया 0.5 पेनल्टीमेट में कितना है 10 और 6 16 और 2 18 और पेनल्टीमेट का ईच इलेक्ट्रॉन 0.18 है तो 18 से मल्टीप्लाई कर प्लस बोलिए अरे माइक आप लोग आप रखें जिनका है समझिए जाए यहां से बाकी एंटी पेनल्टी मेट का हो या उससे पहले वाला 6 और 2 8 2 6 to 8 और 8 + 2 10 कितने इलेक्ट्रॉन से इनसाइड में 10 तो इनसाइड के इलेक्ट्रॉन होंगे ईच इलेक्ट्रॉन 1 वैल्यू क्रिएट करेगा 1 तो सबको ऐड कर देंगे निकल जाएगा। यस सर कैलकुलेट कर सकते हैं ना यस सर इसको करेंगे। आपको कोई आउटर सेल में से पूछ रहा है फोरेस के बारे में पूछ रहा है उसको देख लिए। अब बाकी जो इनसाइड का होगा रिपल्सन क्रिएट करेगा उस सेल वाला भी करेगा तो वैल्यू को देखते हुए ध्यान दिया जाए। इस फार्मूले में बताए हैं अगर एस इलेक्ट्रॉन की बात करें या पी इलेक्ट्रॉन की बात करें उसमें का जो एक इलेक्ट्रॉन O2 न्यूक्लियस से अट्रैक्शन और इनर सेल इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन एक्सपीरियंस कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस करेगा उसको छोड़ दीजिए वो तो करने वाला है बाकी जो बच जाएगा
वही ना रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो आउटर शेल में 2 है, 1 तो रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, बाकी जो 1 बच गया वो रिपल्सन क्रिएट करेगा। सर अब बोलिए। सर हमको n-1 पर निकालना रहेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो 4s2 को नहीं लेंगे? नहीं, इसको नहीं लेंगे। जो आउटर का होगा कोई स्क्रीन क्रिएट नहीं करेगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। हम एग्जांपल ले रहे हैं, 4 लगाएगा नहीं, रिपल्सन उसमें क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ना, उसमें रिपल्सन क्रिएट करेगा। अगर 3s को ले लेंगे तो जो आउटर वाला है कोई क्रिएट नहीं करेगा, इसको नहीं लिया जाएगा। आउटर वाले कभी स्क्रीन क्रिएट नहीं करते हैं। जो 0.85 को वैल्यू दिया हुआ है सर जो पेनल्टी मेट का जो इलेक्ट्रॉन होगा, ईच इलेक्ट्रॉन 0.85 से रिपल्सन क्रिएट करेगा। वो एज्यूम करके दिया हुआ है, वो फार्मूले में दिया हुआ है, उसको डायरेक्टली याद ही रखना है। एक आपको एक और इसको याद रखना होता है, कितना कितना क्रिएट करेगा। आपको जो वैल्यू दिया है ना, इसको याद रखना होता है। बता रहे अगर बात कोई नहीं, अगर डी या एफ इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ देता, अगर जीन के लिए ही 3d के लिए पूछ देता, 3d के लिए क्या होगा, जो 3d का इलेक्ट्रॉन होगा क्या रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, अगर उसको कैलकुलेट करना है। समझेगा, डी के लिए अलग रूल्स है, एस और पी वाले को भूल जाएंगे, डी और एफ के लिए अलग है। और वो क्या है देखा जाए, इसके लिए देखना है। बाकी जो आउटर का होगा कोई स्क्रीन क्रिएट नहीं करेगा, इसको नहीं लिया जाएगा। जो आउटर होगा स्क्रीन क्रिएट नहीं करेगा, जो इनसाइड होगा वही स्क्रीन क्रिएट करेगा। आप डी की बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि जी से डी की बात कर रहे हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। आज जब उसमें 10 है तो उसमें से एक एक्सपीरियंस करेगा, अब बाकी 9 क्रिएट करेगा, तो 9 into 0.35 हो जाएगा। डी और एफ में जितना बच जाएगा 0.35 क्रिएट करेगा, उसको छोड़कर जितना इनसाइड का हो जाए। यहाँ पेनल्टी मेट एंटी पेनल्टी मेट को नहीं देखना है, आपको चार्ट में भी दिए हुए हैं, उसको छोड़कर जितना बच जाए सारा ही 1 क्रिएट करेगा, राइट। अगर डी वाले के लिए लेना होगा तो आसान है, बस एक तो एक्सपीरियंस करेगा, बाकी जो बच जाएगा उस डी का 0.35 और बाकी सारा 1। बाकी कितना 6 8 8 6 14 16 2 18 यानी 18 into आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। सर डीएफ दोनों के लिए ना, तो ये तो स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना सीख लिए आप मतलब आप लोग घर से वो रही से करेंगे। लिथियम से लेकर कैल्शियम तक के लिए आपका आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कीजिएगा, और स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के लिए 4s इलेक्ट्रॉन आयन 3d इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसे कौन दिए थे? ऑसिलेटर दिए थे। और हीलियम एक्सेप्शन है, 1s2 दो ही इलेक्ट्रॉने हैं, एक एक्सपीरियंस करेगा एक क्रिएट करेगा, तो 0.35 लेते हैं, बस इसके लिए 0.30 एक्सेप्शन।
अकेले है 0.30 क्रिएट करता है। बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग इसका और इसका आप लोग घर के लिए होमवर्क है, कल हम रिलेट करेंगे, ठीक है? तो कल आगे सर हाँ एक का ले ही जाओ उस तरह का। सर हाँ बोलिए। सर वो लिथियम से कैल्शियम तक क्या लिखे? आपको कौन सा लगेगा? सर ऐसा एक पसंद है सर। एक पकड़िए 0.35 और जितना अंदर का होगा सारा होगा। सर सर लिथियम से कैल्शियम के लिए क्या लिखे हैं सर होमवर्क में? आप सर बोलिए। आप सर बोलिए। लिथियम से कैल्शियम के लिए होमवर्क में क्या लिखे हैं? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के लिए और स्पेंडियम से जिंक फॉरेस्ट के लिए और 3D के लिए। सिग्मा कैलकुलेट करना है ना सर? क्या बोलिए? सिग्मा कैलकुलेट करना है ना सर? क्या सिग्मा कैलकुलेट करना है ना? हाँ इसका और इसका कैलकुलेट करना है, इसका कैलकुलेट करना है। सबके लिए सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट को सिग्मा से डिनोट करते हैं। हाँ एक ही होगा। हाँ